स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आओ भाई आओ भाई। क्वेश्चन इज, ये 16 किस किस असाइनमेंट का था ये? बस केवल ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं कोनिकोड शुरू करूंगा, ठीक है। अभी लिखता हूँ, P इज अ 16 क्वेश्चन है, शायद स्फीयर वाले में होगा। हाँ हाँ, P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, ठीक है। एंड ABCs आर इट्स पोजीशन ऑन द एक्सेस, ठीक है। ABC इसके प्रोजेक्शन है, P is a variable point on the given line and ABCs are projection on the axis. So that the sphere OABC passes through a fixed circle. ये है ना क्वेश्चन, passes through a fixed, ये तो लेकिन भाई ऐसे कई क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। लेट्स से x माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू y माइनस बीटा बाई m इक्वल टू z माइनस गामा बाई n इक्वल टू r, right? And take a general point alpha plus lr comma beta plus mr comma gamma plus nr gamma plus nr, right? तो प्रोजेक्शन, अब इस पॉइंट के प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या हो जाएंगे? सिंपल वही तो हो जाएंगे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये। स्फीयर की इक्वेशन नहीं, अब हमें क्या निकालना है कि लोकस निकालना है इन पॉइंट्स का, ठीक है। पहले तो फर्स्ट वी शुड नो द व्हाट आर ABC, है ना, एंड ABC आर इट्स पोजीशन ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस LR कॉमा 0, राइट। B इक्वल टू 0 कॉमा बीटा प्लस MR कॉमा 0 and C will be 0 gamma plus NR, right? अब now the question says एक मिनट, डायरेक्टली इस पे लिखो ना, इसकी तो याद है ना अपने को स्टैंडर्ड, ठीक है। इसकी क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0, राइट। इन द प्रेजेंट केस एक्स स्क्वायर, याद है ना ये उन्हें यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियरली इट शोज कि यहाँ पे केवल और केवल सम टर्म प्लस r टाइम्स ऑफ समथिंग इक्वल टू 0 आएगा, है ना। तो इट क्लियरली शोज कि स्फीयर इज पासिंग थ्रू दिस थिंग, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन हो गए। ओके, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। है? तुम डेली डाउट में मत डाला करो मुझे हमारा भी ईमान डोल जाता है। अरे यार बैकलॉग मत करो, वैसे इंस्टीट्यूट में छुट्टी नहीं है। हाँ राज बताइए। हाँ कल करेंगे, तो देख, चलो ठीक है। मैं पहले एक वो चीज़ डिस्कस करता हूँ, बार बार मेरे सामने आ रही थी। कैलकुलस करते हैं, ठीक है, कैलकुलस करेंगे, उससे क्या होगा, काफ़ी सारे थोड़ा इजी पड़ेगा तुम लोगों को। रियल का मैं सोच रहा हूँ कि ड्रॉप करूँगा, स्पेशली सीक्वेंस सीरीज वाला क्वेश्चन, कैलकुलस का इतना मैक्स। अरे नहीं यार, मुझे पहले पेपर 1 करना है, स्ट्रैटेजी मेरी क्लियर है कि पहले पेपर 1 खत्म करूँगा, ठीक है, ताकि तुम लोग फिर पूरे पूरे पेपर अटेम्प्ट कर सको ना। ऐसे में टुकड़े टुकड़े में उठाऊंगा तो यू वोंट डेवलप कॉन्फिडेंस कि मेरा एक पेपर हो गया है पूरा। हाँ, ऐसे में टुकड़े टुकड़े में उठाऊंगा, दूसरा रीज़न तो पूरा वो नहीं हो पाएगा। अगर छुट्टी नहीं देता हूँ तो 17 से।
हाँ देखता हूँ मैं, हाँ दे देंगे। चलो अभी एक टॉपिक शुरू। हम छुट्टी मानते नहीं, पर आपने ना क्या आशा देके छुट्टी नहीं दी है और हमने मक्कारी दे दी थी साथ। ठीक है, अभी रुको, अब तुम लोगों को थोड़ा सा नोट्स लेने होंगे। ठीक है, मैं कुछ लिखवा रहा हूँ। What I am going to discuss today will be useful in vector और कैलकुलस वगैरह में भी शायद, और अपने 3D में भी, जैसे चेंज ऑफ एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट जो था। जैसे so far we have encountered two questions जहाँ पे if we have used ये चेंज ऑफ एक्सेस वाला या चेंज ऑफ ओरिजिन वाला, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो रहा था। हाँ, क्वेश्चन आसान हो रहा था। तो मैं सोचा बिकॉज इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक है एक तरह का, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो अब लिखना थोड़ा सा, 2 पेज लगेंगे। स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कुछ भी डाल लो, मतलब फंडामेंटल बेसिक, ठीक है। चेंज ऑफ एक्सिस, अच्छा, व्हाई वी डू इट। चेंज ऑफ एक्सिस का मतलब होता है, लेट्स से दिस इज आवर यूजुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। दिस इज ओ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ओके, टू थिंग्स कैन बी डन। हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं जिसकी ओरिजिन कहीं और पे हो, राइट। लेट्स से दिस इज ओ डैश, this is x dash, this is y dash, this is z dash. We have not changed the orientation of axis, okay, simply shifted the origin. This is called translation या change of origin. No rotation is involved. Second case क्या हो सकता है, this is O, this is X, this is Y and this is Z. सेकेंड केस हो सकता है कि हम इस पूरे सिस्टम को रोटेट कर दें, राइट, रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो व्हेन वी विल रोटेट दिस होल कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय, लेट्स अज्यूम एंगल थीटा, तो जो अपना सिस्टम बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। दिस x will become x dash, थीटा से वी हैव रोटेटेड, राइट। सेम थिंग यहाँ पे y डैश, एंड ये उसके परपेंडिकुलर पे z डैश। ये हो गया थीटा, सिमेट्री से ये भी थीटा, राइट। पूरा सिस्टम को बस रोटेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है, we can combine these two, shifting then rotating, right। तो ये तो करते हैं, क्यों करते हैं, हाँ उसलिए करते हैं क्योंकि याद करो, यस, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल एज्यूम ये कोई स्फीयर की इक्वेशन थी, राइट, एंड यू नो कि व्हेन सेंटर इज नॉट ओरिजिन, तो इसका इक्वेशन कितना लंबा चौड़ा आता है। अगर यही स्फीयर की इक्वेशन, इस स्फीयर का सेंटर अगर ओरिजिन होता, तो इसकी इक्वेशन वुड हैव बीन वेरी इजी। एक बार देख के ही बस हम उसकी रेडियस बता सकते थे, राइट। तो जब हम अपने इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन या रोटेशन वगैरह ये सब करते हैं, तो बेसिक रीजन रहता है टू एनालाइज द ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सरफेस, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में इट्स वेरी इजी टू एनालाइज द इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोन की देखो कितना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो सकता है, बट अगर हम समहाउ उसकी वर्टेक्स को ओरिजिन बना दें एंड देन वी राइट द इक्वेशन, तो इट विल बी अ होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब डिफिकल्टी का लेवल विल रिड्यूस, ठीक है। तो उसी सब चीज, और हाँ एक चीज और नोटिस करो कि यू आर रोटेटिंग और शिफ्टिंग, सरफेस के शेप पे, साइज पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका इक्वेशन चेंज होता है।
शेप और साइज का मतलब क्या है भाई, उस स्फेयर का या जो भी चीज़ था उसका जो पहले रेडियस था वो अभी भी रहा, ठीक है। तो उसकी उस तरह की प्रॉपर्टीज पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो लेट्स सी कि व्हेन वी ट्रांसलेट द ओरिजिन, तब इक्वेशन कैसे लिखते हैं इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तुम भी लोग मुझे बताओगे, ठीक है। Let's say there is some point P, ठीक है। तो दिस इज आर ओरिजिनल सिस्टम वाइट में जो है, और वो है अपना शिफ्टेड वाला। लेट्स से वो डैश के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ ओल्ड सिस्टम आर ए बी सी, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स ओल्ड सिस्टम में, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड है अपने यूजुअल वाले, ठीक है। आफ्टर शिफ्टिंग ये हो गए लेट्स से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ओके। कोई डाउट अभी तक? कुछ भी नहीं किया अभी तक? नाउ we have dropped a perpendicular from P on OX, yeah, z equal to 0 plane पे. Now tell me, ये क्या है? Not x यार, हाइट है ये उसके xy प्लेन से, it will be z as per अपना पुराना वाला सिस्टम, राइट? अच्छा, इसी सिस्टम में ये इसी बीच को क्रॉस करके क्या होगा, इस वाले प्लेन को x डैश y डैश हो, क्योंकि उसी के पैरेलल है। तो ये डिस्टेंस कितनी रहा, कितनी होगी? सी नहीं, या इतना, चलो चलो जस्ट वेट 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 वेट, हाँ कैसा, आपको ट्राई करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये हाइट कितनी है? ये हाइट सी है, राइट? हाँ हाँ, नहीं एक्स वाई डैश अपने एनी जनरल पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं पुराने वाले सिस्टम के हिसाब से, अपना यूजुअल जो यूज करते हैं, राइट? नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव चेंज्ड अपना रेफरेंस पॉइंट। और चेंज कैसे किया है? बस ट्रांसलेट किया है। ओरिजिन जो पहले जीरो थी उसके रिस्पेक्ट में वी हैव मूव्ड ए बी सी, ए इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, बी इन वाई एंड जेड में सी यूनिट मूव करके यहाँ पहुँच गए। अब नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एक्स डैश, और हमें पता क्या है कि z में वी हैव मूव्ड सी डिस्टेंस, x में a और y में b। तो जो x डैश y डैश और z डैश है ये अपने नए वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। दैट इज इतना वाला चीज। अब तो ये x डैश y z तो इन वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट्स होंगे, राइट? तो मुझे छोटी सी बात बताओ, कैन आई राइट z इक्वल टू z डैश प्लस c, ठीक है? अच्छा, on the same logic can I write y equal to
y dash plus b and x equal to x dash plus a. ये रिलेशंस क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ कि if there would have been some surface ऐसे से करके, ओके, इसकी इक्वेशन लेट से f of x y z इक्वल टू 0 थी, ठीक है. नाउ यू हैव चेंज्ड x y z. हमें निकालनी है कि हाउ दिस इक्वेशन विल गेट ट्रांसफॉर्म और व्हाट विल बी न्यू इक्वेशन when our coordinate axes are these, that is o dash y dash, o dash x dash and z dash. कैसे निकालोगे? x y z यहाँ पे हैं, उनकी वैल्यूज क्या है? z dash, I mean you can replace x with z dash plus c. x को रिप्लेस करोगे x dash plus a, y को y dash plus b और z को z dash plus c. बस जो नई इक्वेशन आएगी इट विल बी इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम. पढ़ना क्लियर? कोई डाउट? तो साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ना. हाँ हाँ हाँ, जो ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने पुराने सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी. अच्छा, you are given an equation of plane 3x plus 2y minus 5, sorry, minus z equal to 5, ठीक है. Now your origin is shifted to the point 2 minus 1 1. Okay. What will be equation of plane after this transformation?
ठीक है। अब जनरली हम लोग करते क्या है, ये डैश वैश तो यूज़ करते नहीं, ये तो सिंपली वेरिएबल है, तो लिख ऐसे ही देते हैं 3x + 2y - z = 2। आपके ऊपर है, x डैश y डैश z डैश भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप इससे क्या चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, कोई स्पेशल थिंग? हाँ, और होना भी चाहिए था। ठीक है, जो नई इक्वेशन की, बस हाँ, जो भी प्लेन था उसका प्लेन को तो छेड़े नहीं, और ना ही हमने अपने डायरेक्शन को ओरिएंटेशन चेंज किए। वी हैव सिंपली शिफ्टेड द ओरिजिन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बस इस पूरे सिस्टम को उठा के ऐसे खिसका दिया है। तो डायरेक्शन जो पहले थी नॉर्मल्स की, वही वो पहले नेक्स्ट बाद में ही बनी रहेंगी। ठीक है। एक बात लिखो, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ under the transformation of shifting of origin of coordinate system, the second degree part of a general second degree equation of coordinate system, the second degree part of a general second degree equation does not change. इसका मतलब क्या है? Let's say this is ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2bzx plus 2hxy plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus t equal to 0. So when we do shifting of origin, तो ये वाला टर्म रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अभी जरूरत नहीं आएगी, आएगी लेकिन फ्यूचर में, समझ गया ना, क्योंकि वो एक स्क्वायर होके वो तो, हाँ उधर नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो तो बस मैंने लिखा दिया है, बट इट्स वेरी ऑब्वियस। हाँ, -2 क्यों लिखोगे? तो डिपेंड करेगा ना कि कोऑर्डिनेट कौन सा है। अभी तो ये हमने जो रिजल्ट निकाला था वो तो जनरल निकाले थे ना, ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा ना इसमें। तुम्हें ए बी सी इन दिस क्वेश्चन हैज बीन गिवन एज 2 -1 1, सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, खत्म। क्या सोचना है इसमें, माइनस हो प्लस हो डजेंट मैटर। क्यों करना है, प्लस लेके करो ना, दिक्कत क्या है? अगर माइनस होता तो फिर उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है इसमें। मेरे वो डायग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको आराम से समझ में आए, अननेसेसरी वो माइनस लेके मैं कॉम्प्लिकेट क्यों करूंगा? फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो साइन अपने आप एडजस्ट कर लेगा ना। वो तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स सबसे इजी वाला डायग्राम बनाऊंगा ना। मैंने बोलने कहने पे ये भी कह सकता हूँ जेड क्यों लिया, एक्स क्यों नहीं लिया। तो एक्स में मुझे दिखाना मुश्किल होता, जेड आप लोग को आराम से दिख रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए बाकी रीजन में सिमेट्री से लिख दिए, वरना डायग्राम से दिखाने होते तो मुझे ही प्रॉब्लम होती, आपको भी चमकता नहीं। ठीक है, तो बस उसमें याद रखो कि जब भी आए तो बस ऐड कर देना है और रिप्लेस कर देना है, इक्वेशन आ जाएगा। ये शिफ्टिंग वाला फंडा था, ये तो काफी आसान निकला है। हाँ, अब आएगा
रोटेशन। इसमें थोड़ा दिमाग खोल के बैठना। रोटेशन ऑफ एक्सिस, राइट। This is our standard system. This is O, X, Y, and Z, right? What I am doing, I will shift these axes by an angle theta in the anti-clockwise direction. This is X dash, this is Y dash, and this is Z dash. Okay, this is theta, this is theta, and this is theta. अच्छा, इन दिस केस, प्रीवियस वाले केस में हमने इंफॉर्मेशन क्या थी कि ओरिजिन को कितना डिस्टेंस पे शिफ्ट किए थे, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू ओरिजिन में दिए थे। इन दिस व्हाट वी हैव डन, वी हैव रोटेटेड वो ये, तो थीटा बोलने के बजाय ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग नई वाली एक्सिस के डायरेक्शंस क्या है, ठीक है। तो थीटा तो बस बताने के लिए, मोर जनरल क्या होगा कि जो न्यू हमारी एक्सिस है उनके डीआर्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड सिस्टम, ठीक है, अपना पुराने। तो लेट्स से इसके जो है डीआर्स L1, M1, N1, इसके हो जाएंगे L2, M2, N2, एंड इसके थर्ड लाइन L3, M3, N3, ठीक है। अब देखो, आई एम टेकिंग अ पॉइंट P, पिछले केस में लिया था, राइट। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y, z, अपना पुराने वाले सिस्टम में, एंड आफ्टर गेटिंग द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो ये हो जाते हैं हमारे x डैश, y डैश, z डैश, राइट। अच्छा, ये कितना है, x, y, ठीक है। और ये है हमारे n, और ये वाला है m। अच्छा, और ये कितना है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज ON, ON कितना है, y डैश, यही तो लेंथ है ना, ये वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इन न्यू सिस्टम कि वो y डैश है, राइट। तो P का ये कितना हो गया, y डैश, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से भी देखो, ये तो हो गया y डैश एज पर अपना नया वाला सिस्टम। अब इसको देखो, कैन आई से कि जो y डैश है इट्स नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन OP ऑन y डैश, ठीक है। इस OP का प्रोजेक्शन ही तो है y डैश, और ON के या OY डैश के वी नो द DCs
ठीक है, तो आई कैन राइट वाई डैश इक्वल टू, ये याद रखो कितना है, 0 और ये x टाइम्स ऑफ L2 प्लस y टाइम्स ऑफ M2 प्लस z टाइम्स ऑफ N2। ठीक है, तो बाई द सेम लॉजिक यू कैन राइट द x डैश एंड z डैश। y के केस में L2 M2 N2 आया था, x के केस में यू विल गेट x L1 plus y M1 plus z N1, right? In case of z dash, you will get x L3 plus y M3 plus z N3, right? ये सिस्टम समझ में आया? कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं इफ आई लीव दिस इक्वेशन एज इट इज, तो अभी तुम लोग क्या नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एनी कर्व। लेट्स से वी हैव सम x y z इक्वल टू 0, वी हैव सम सरफेस इन ओल्ड सिस्टम x y z के टर्म्स में, ठीक है, एंड नाउ आई हैव रोटेटेड द एक्सिस एंड व्हाट आई वांट, व्हाट इज x डैश y डैश z डैश, ये इसके लिए तुम्हारे पास क्या रिलेशन होना चाहिए था, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। कैसे करोगे? हाँ, अब देखो देखो, अब तुम अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है, अब देखो दिमाग लगेगा, ठीक है। देखो ये जो L1 M2 N2 लिखते हैं, ये व्हाट आर दे आर नथिंग बट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन सम लाइंस, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मेरा क्या है, या हमारा टारगेट क्या है, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इससे कुछ निकल के तो आया नहीं, अच्छा खुशी मिल गई थी, कुछ कर लिए। हमारा टारगेट क्या है, फाइंडिंग y और x z इन टर्म्स ऑफ x डैश y डैश z डैश। अच्छा, अगर हम इस y सेगमेंट का, y को नहीं ऐसे नहीं देखो, y, हाँ, मतलब कि अगर हम y निकालना है हमको, ठीक है, ये चीज, तो हम किसी तरह से कैन बी फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ इसका ऑन दिस लाइन, लेकिन वो करने के लिए वी शुड नो द डीसीज ऑफ दिस एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम, राइट। we have coordinates x dash y dash z dash, right, that is this thing op है, बट अभी के लिए हम ये इग्नोर कर रहे हैं, we are simply saying कि op है, यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स हैं x dash y dash z dash, ठीक है, और ये op का प्रोजेक्शन है ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमें इस एक्सिस के y एक्सिस के एंगल पता लग जाए विद x डैश y डैश और z डैश, तो इफेक्टिवली हमको उसके डीसीज या कुछ पता लग गया ना, और डायरेक्टली प्रोजेक्शन निकाल के कर सकते हैं, समझ में आया? है। अभी मुझे इतना बताओ कि y इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन OP ऑन OY, ठीक है,
अगर मैं तुमसे पूछूं what are the DCs of OY with respect to OX, oh sorry, OX dash, OY dash, Z dash. The question is DCs of OY with respect to OX dash, OY dash, OZ dash. कैसे निकालते हो? सिंपल तुम लोग क्या करते हो? एंगल देखते हो कितना बना रहा है, ठीक है? एक्स के साथ कितना एंगल था इस लाइन का? इस वाली लाइन के बीच में ये वाली लाइन का एक्सिस के साथ कितना एंगल था? कॉस बोलते हैं, लेट्स से कॉस। L1 इक्वल टू क्या था? नहीं नहीं, ऐसे देखो, हमें चाहिए इसका एंगल इस एक्सिस के साथ, राइट, है ना? अच्छा, हमें पता था कि इस लाइन का नहीं, मैं थीटा यूज नहीं करना चाह रहा, मैं इसमें तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ L1M में। इस वाली लाइन का इस वाले से कॉस ऑफ कितना था? L1 था DC एंगल, मतलब कि ऐसे सोचो कि इसका L एंगल L मान लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए L मान लो। तो इस लाइन का x के साथ एंगल L था, y के साथ एंगल M1 था, इसका N1 था, ठीक है। हमें क्या चाहिए? इस लाइन का एंगल इस वाले के साथ, तो अब मुझे बताओ इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में एंगल था कितना? M1 था कि नहीं था? टेल मी, what is the angle between this OX dash and Y axis? M1 था कि नहीं? तो और लोग बोलने तो अभी थोड़ा, ठीक है, सब लोग आराम से सोचो, ठीक है। तो OY का X डैश के साथ एंगल कितना था? M1। तो बेसिकली जिसको हम M1 बोल रहे हैं वो उसका DCs हुआ, DCs। तो OY के DCs विद रेस्पेक्ट टू OX के साथ तो एंगल पता लग गया, तो पता लग गया पहला तो एंगल है वो तो M1 है, ठीक है। नाउ देखो, एंगल तो देखो म्यूचुअल होता है। अगर मैं कहूं कि एंगल 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 मेड बाय OB विद B इज थीटा, तो ये वही बात हुई ना कि OB इज आल्सो मेकिंग एंगल थीटा विद OA। क्या एंगल तो म्यूचुअल होता है। अगर ये लाइन OB से थीटा एंगल बना रही है तो OB भी तो OA से थीटा बना रही है, ये हमारा लॉजिक है। अब हमारा टारगेट था टू फाइंड आउट द DCs ऑफ लाइन OY with respect to OX dash, OY dash and OZ dash. For finding the DCs, we need angle. ठीक है? अच्छा, हमको ये पता था कि this line OX is making angle some cos of this, मतलब with the x-axis it is making L1, ठीक है, and this line OX dash is also making angles M1 with y-axis, right? मैं उल्टे वही बात को मैं उल्टा बोल रहा हूं कि this line is making angle M1 with OX dash, ठीक है ना? तो देखा कि OY is angle making M1 with X1, ठीक है। तो सिमिलरली इसी लॉजिक को तुम एक्सटेंड कर दो कि दिस लाइन OY विल मेक एंगल M2 विथ Y डैश एंड और OZ डैश के साथ M3। क्या क्या फिर से बोलना? Y O X डैश, Y कहाँ पे? अच्छा हाँ, Y O X डैश, हाँ
y dash y dash वही चीज़, हाँ सही, हाँ सही। बस मैं वहाँ पे चूंकि बहुत सारे एंगल हो जाते इसलिए मैं एंगल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा था। पता नहीं कितने अल्फा बीटा गामा अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करके जाता फिर वो एंगल ही तो होता है। एंगल ही है वही, तो मैंने उसको बोल दिया M1 M2 M3 करके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अपना ये आ जाएगा कि जब मुझे y लिखना था उसका y डैश सॉरी y, तो y क्या था, नहीं अभी हम y, ठीक है, तो अब हमको वी वांटेड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x dash y dash z dash, we know the dc's of oy with respect to the new axis, ठीक है, तो we can apply projection formula now, तो y इक्वल टू हो जाएगा m1, यस वेरी गुड, x डैश आएगा, बताओ आराम से देख लो, कुछ डाउट है क्या अभी भी, z डैश, ठीक है, ये तो था y, यू कैन राइट x, बट इन दैट केस m1 m2 m3 की जगह क्या आ जाएगा, l1 l2 l3, एंड z की जगह क्या आ जाएगा, n1 to n3, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क कि कैन यू फाइंड अपना f ऑफ x डैश y डैश z डैश इजीली, क्योंकि नाउ यू हैव वैल्यूज ऑफ x y z इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, जैसे पहले किया था अब हम लोग आराम से इसे कर सकते हैं। अब अगर ये फॉर्मूले हैं, लिख देता हूँ मैं एक बारी, L1 x डैश प्लस L2 y डैश प्लस L3 z डैश, ये हो जाएगा N1 x डैश प्लस N2 y डैश प्लस N3 z डैश, इसको नोट कर लो। है देखो अल्फा और थीटा को हमने इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि एलिमेंट ने वो हैंडल कर लिया है। कॉस अल्फा बेसिकली है क्या, एक्स एक्सिस और उसके नए डीसीस के बीच में एंगल, ठीक है, बस वही है, तो उसको हमने एलिमेंट L1 M1 N1 और वो सब करके लिख दिया। वो तो बस डायग्राम बनाने के लिए थीटा यूज कर लेते हैं, दिखाने के लिए कि वी आर रोटेटिंग इट बाय थीटा। देता है वो, देता है, हाँ ठीक है। चलो तुम लोगों ने नोट कर लिया है ना, तो मैं एक छोटी सी टेबल बनाता हूँ, ये नोट कर लो, x y z x डैश y डैश z डैश L1 N1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3। अब देखो तुम लोग आराम से इससे वो फॉर्मूला लिख लोगे जस्ट बाय लुकिंग एट दिस मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे x लिखना है इन टर्म्स ऑफ x1 y1, तो x इक्वल टू, ठीक है, तो वो मैंने तुमसे जानबूझ के कराई थी, क्या और कॉमरेड्स लिख लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी है लेकिन बाद में करना, तुम दे दूंगा मैं, एक बस नोट लिख लो, मैंने बता दिया था ऑलरेडी, लिख लो, एवरी ज्योमेट्रिकल फिगर रिमेन्स अनचेंज्ड इन शेप एंड साइज अंडर ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, शेप एंड साइज रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, तो याद रखना बस इतनी बात को।
every geometrical figure remains unchanged in shape and size under translation or rotation of axis. ये पढ़ने के बाद तुम लोगों को अब थोड़ा सा यू विल डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वो जो चैप्टर है रिडक्शन ऑफ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन वाला, सबसे लास्ट चैप्टर जो ज्योमेट्री का है, ठीक है, कि उसका पूरा पर्पस क्या है, अब तुम लोग उसको अप्रिशिएट कर पाओगे। हाँ, ये 2 क्वेश्चन हुए, तभी तो मैंने आज कराया कि ये छोटा सी बात है, बट फालतू में उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज कोनिकोइड। देखो बहुत इजी है, ज़्यादा लोड की लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ पक्का इजी है, थ्योरी इजी है, क्वेश्चन टफ है। हाँ तो कौन में इतना ही वैरायटी था, सेम ही कितने क्वेश्चन डालूंगा मैं, अब 20 क्वेश्चन तो हैं। 22 है क्या, नंबरिंग गलत हो गया क्या, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं काउंट किया होंगे मैंने। बीस ही है, 20 है। हाँ तो हो तो गया, उतने कितने चाहिए, 20-10। हाँ बस काफ़ी है। अब वो मेरा मतलब वो थी ना कि अब एक में फिर से टेंजेंट पे निकलवाए, 2 क्वेश्चन टेंजेंट पे के निकलवा दिए, तो क्या पॉइंट है पन्ने भरने का। एक एक क्वेश्चन तो मैं देखता हूँ डिफरेंट रहे, ठीक है। तो आता है कोनिकोइड, डेफिनेशन पढ़ लो, कुछ नहीं है, जो है यही है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ कोनिक, ठीक है, और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 3 वेरिएबल्स उसको बोलते हैं कोनिकोइड, ठीक है। 2 वेरिएबल्स में जो इक्वेशन थी इधर xy और yz और zx, उसको कोनिक बोलते थे, और 3 वेरिएबल्स अगर आ जाएंगे तो कोनिकोइड बोलेंगे, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या होगी, मोस्ट जनरल ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2zx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस t इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ दिस जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट स्फीयर। हाउ, कब रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, व्हेन, और ये एफ जी एच 0 हो जाए, ठीक है। कोण भी बना सकते हैं इसको, एकदम अपना सबसे बेसिक वाला होमोजेनियस बना दो, ठीक है। सिमिलरली हम अदर जो एलिप्सॉइड वगैरह हैं जो पढ़ेंगे हम लोग, वो सभी इसी इक्वेशन से आते हैं। जस्ट कीप ऑन प्लेइंग विद वेरिएबल्स, ये ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू डी, तो दिस इक्वेशन में रिप्रेजेंट स्फीयर, कोन, सिलेंडर, एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड, ऐसे ऐसे करके सारे, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोनिकोइड, एक बोलते हैं सेंट्रल कोनिकोइड, ठीक है, एंड दूसरा बोलते हैं नॉन सेंट्रल कोनिकोइड, ठीक है। क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में, सेंट्रल कोनिकोइड का मतलब होता है कि उस कोनिकोइड का कोई सेंटर होगा, नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, सेंटर होगा, कुछ सेंटर होगा, ओरिजिन पे हो सकता है वो सेंटर है किसी भी, मतलब उस, अरे मिडिल पॉइंट है उसके पास सेंटर होगा बस, ठीक है। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट स्फीयर,
तो इसके पास एक सेंटर होता है, ठीक है। अब वो स्फीयर यहाँ पे भी हो सकता है, स्फीयर यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये थोड़ी ना कि जब उस यहाँ पे था तो यू स्टार्ट कॉलिंग कि ये सेंटर कोनिकोइड है, यहाँ रख दिया तो सेंटर कोनिकोइड नहीं, ये थोड़ी ना है। इट हैज ए सेंटर। और कुछ कोनिकोइड होता है उनका क्या सेंटर हो ही नहीं, ठीक है। तो जिनके पास सेंटर होता है उनको वी कॉल सेंट्रल कोनिकोइड, और सेंट्रल जिनके पास नहीं होता है वी कॉल देम नॉन सेंट्रल कोनिकोइड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज सेंटर है ही? हाँ, जो तुमने उस दिन बताया था, गुड। सेंटर इज सच पॉइंट, दो तरह से बोलते हैं सेंटर को। एक तो बोलते हैं उस पॉइंट के अबाउट द ज्योमेट्री इज सिमेट्रिकल, ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू दैट पॉइंट इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब हर चीज को अपने स्फीयर से कंपेयर कर लिया करो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसके पास अपने सारे वाले पैरामीटर्स रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेक दिस एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वी सेड कि इसका सेंटर इज कितना है, 0 0 0। अब भाई कॉमन सेंस से आप लोगों को पता है कि जो भी यहाँ से पास होता है इट्स बाइसेक्टेड एट ये। और सिमेट्री का मतलब होता है इफ एक्स वाई, इफ ए बी सी, ये है सिमेट्री अबाउट सेंटर दैट विच इन आर केस इज ओरिजिन। तो इफ ए बी सी is the center, sorry, is some random point and we are saying कि इसकी जो ज्योमेट्री है इट्स सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो इसका मतलब इस ए बी सी इज लाइंग ऑन दिस कर्व, तो माइनस ए माइनस बी एंड माइनस सी विल ऑल्सो लाई इन दिस कर्व। इसका मतलब सिमेट्री है उसमें ओरिजिन के अबाउट 0 0 0, ठीक है। तो इन दो रीजन से वी कैन से कि ओरिजिन इज सेंटर। ये बात मैंने क्यों बोली कि ओरिजिन जरूरी नहीं है या इस तरह का पॉइंट पॉसिबल नहीं होगा इफ 0 0 0 वाज नॉट आवर सेंटर, ठीक है। ऐसा मत करना कि कहीं भी किसी को सेंटर बोला बस माइनस लगा के कर दिया, क्यों? क्वाइट पॉसिबल कि मान लो स्फीयर यहाँ पे होता और इसका कुछ रैंडम सेंटर होता, तो सिमेट्री मतलब होता है इसके अबाउट इधर वाला पॉइंट, ठीक है। क्योंकि यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम कि नेगेटिव नहीं है ये। तो symmetry about the center, that center can be origin or cannot be origin, ठीक है। center can be anything। definition, any chord passing through that point will be bisected at that point and the geometry is symmetrical about that point, बस, ठीक है। similarly एक नई definition आती है principal planes, लिखो। हाँ, छोटा सा लिखना है, इतना भी नहीं लिखना है। it is that plane which bisects all chords perpendicular to them, ठीक है। कोई भी chord जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो दिस प्लेन विल बाइसेक्ट दैट chord। अगेन इमेजिन, टेक द स्फीयर, उस प्लेन पे जाओ z इक्वल टू 0 पे, मेक अ chord, any chord perpendicular to this plane will be bisected by this plane, ठीक है। इमेजिन अ स्फीयर, फिर से अपना स्टैंडर्ड वाला स्फीयर है ये, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। अब देखो कोई भी chord which is perpendicular to this plane will be bisected by this plane or not?
ठीक है, तो सच प्लेन विल बी कॉल्ड अ प्रिंसिपल प्लेन। इन सब पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम लोग को बस। तो ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया। बाय सिमेट्री यू कैन ऑल्सो से कि ये x इक्वल टू 0 वाला प्लेन, और दूसरा जो z इक्वल टू 0 तो हो ही गया, y इक्वल टू 0 वाला प्लेन, ये सारे प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे। ठीक है, तो कोई भी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन विल बी बाइसेक्टेड बाय दैट प्लेन। ठीक है, ऐसे प्लेन्स को प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और इन्हीं प्रिंसिपल प्लेन्स के जो इंटरसेक्शन लाइंस होती हैं उनको वी कॉल प्रिंसिपल एक्सिस। लोड तो नहीं हो रहा ज्यादा है? बताओ चेतन, रोहित, गौरव। हाँ, एक ही नाम के दो बंदे हैं, एक बंदा हिंदी में बात करता है वो तो अलग स्वैग है। अब नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी तक डिफिनेशन में खेल रहे हैं। हाँ, और वो ऐसा नहीं कि एक बार में सेट हो जाए, नहीं वो प्लेन तो कितने भी हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं। ठीक, दूसरा हिंदी में नहीं सकता। ये प्लेन होगा, कितना ही प्लेन प्लेन तो कितने ही जा सकते हैं ना उस सरफेस से, लेकिन प्रिंसिपल प्लेन कुछ ही होंगे which will possess or show this property। तीन इन जनरल सभी में हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बट अपने जितने केस हैं ये इलिप्सॉइड वगैरह उसमें तीन होंगे या और ज्यादा हो सकते हैं। क्या क्या प्रिंसिपल एक्सेस कर दो। प्रिंसिपल प्लेन कितने हो सकते हैं? ये भी तो हो सकता है स्फेयर केस में, इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, सेंटर से पास होने वाला प्लेन। हाँ ठीक है, हाँ तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ऐसे। चलो ठीक है, इन सब की जरूरत नहीं थी, अभी तो अपनी थ्योरी स्टार्ट भी नहीं हुई है। ठीक है, तो नाउ आई एम टेलिंग यू द स्टैंडर्ड जो अपने कोनिकोइड होते हैं, जो सब आप लोगों को पता है पहले से। बेसिक क्या होता था? एलिप्सॉइड, राइट? एंड वो हाइपरबोलाइड, बताओ पता है ना? ठीक है, ये होता है हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट। अभी बताता हूँ वन शीट का मतलब क्या है। और ये होता है, हाँ अभी कुछ भी हम लोग बहुत स्टार्ट नहीं किया ढंग का, बस डेफिनेशन ऑफ वन शीट वाला। ठीक है, हाइपरबोलाइड टू टाइप्स के देखे होंगे आपने अब तक, एक ऐसा वाला, है ना, ये बोलते हैं एक ही शीट, सिंगल शीट। देखो ना, एक डमरू टाइप का, ठीक है, एक ही शीट होती है। और टू शीट्स वाले में ऐसे ऐसे करके नहीं, जो इधर जाता है और इधर अलग जाता है। गॉट इट? दो ब्रांचेस हैं इस वाले में, तो याद रखना है साइन से बस, दो नेगेटिव टू शीट्स, वन नेगेटिव वन शीट, दोनों हाइपरबोलाइड है। क्या? क्या होगा वो? हाँ, हाइपरबोलाइड ही होता है वो, दो शीट वाला है बस। कैसे क्या होता है वो, ये ऐसे है? ठीक है, अब
और कैसे होता है वो तो फिर तुम इसको ट्रेस करो कि भाई कोई वैल्यू डालो, ऐसे करके आएंगे। हाँ ठीक है, तो अभी याद कर लो इसको, ये ऐसे ऐसे करके होते हैं, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट। मेरे को तो आपका लगता तो ये जैसा बनाया था वो बनाया। ठीक है, अब शुरू करते हैं नॉर्मल अपने काम की चीज। बस हाँ देख लो, अभी इंडिविजुअल इन सब की थ्योरी नहीं पढ़ोगे, थ्योरी व्हाट विल बी रीडिंग इज अ जनरल थ्योरी। ठीक है, ये सब तो बस मैं आपको टर्म्स बता रहा था। यार इसमें भी अब जब पैराबोलाइड का आगे से पूरा पढ़ेंगे ना तब देखेंगे पूरा। अब इसमें है वही जो अपना जो पुराना वाला पैराबोला बोला होता है ना, उसको 3D शेप दे दो। ठीक है, हाँ उसी टाइप का वही, उसको 3D पैराबोलाइड है वो, और उसमें भी 4-5 तरह के आ जाते हैं अब, मतलब 2-3 तरह के। ठीक है, तो वो सब आगे क्वेश्चन देखेंगे पैराबोलाइड में। उसमें भी वी विल स्टडी द जनरल थ्योरी, ऐसे इंडिविजुअल नहीं, इलिप्टिक पैराबोलाइड और हाइपरबोलिक वो सब। अब स्टार्ट करते हैं। अरे मत पूछो यार, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इन सबके उसमें। ठीक है, हाइपरबोला भी हो जाए क्या पता, हाइपरबोलाइड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, नोट्स में देखो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिकोइड। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिकोइड, क्या है? ऑल थ्योरी विल बी डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ आई एम लिस्टिंग द वेरियस टॉपिक्स की जो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। एक अपना है टेंजेंट प्लेन्स का, राइट, यू गाइस नो एवरीथिंग अबाउट टेंजेंट प्लेन्स, हाउ टू फाइंड क्या क्या कंडीशन वो सब करके। हाँ स्टैंडर्ड वाला। सेकंड, हाँ जनरल नहीं है ये, स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसका सेंटर ओरिजिन, सेंटर डायरेक्टर स्फीयर, ये एक टॉपिक आएगा। सेंटर से पास कहाँ करता है? वर्टेक्स से पास करता है, अगर वर्टेक्स सीधे बोल देते तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, थर्ड टॉपिक होगा पोलर प्लेन्स, ये भी वी हैव रेड, राइट, ये भी वी हैव डन, दिस इज आल्सो डन। फोर्थ टॉपिक इज locus of chords with given midpoint. Fifth topic will be normals, and last topic will be diametral plane. अब मैं थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा सबका, ठीक है, और थ्योरी बाद में करते जाएंगे। टेंजेंट प्लेन में ऑल ऑफ यू आर अवेयर, और दिमाग में जब भी कोनिकुएट करना तो टेक द एग्जांपल ऑफ सिंपलेस्ट फिगर, दैट इज इलिप्स वाले केस में। स्फीयर ही मत लेना, बिल्कुल ही सिंपल हो जाए, इलिप्स ले लो। ठीक है, तो जब भी कोई थ्योरी वी आर डिस्कसिंग तो फॉर एग्जांपल दिमाग में इलिप्सॉइड लेके चलो। तो टेंजेंट प्लेन क्लियर है, कैसे निकलता है सब कुछ पता था। डायरेक्टर स्फीयर इज न्यू फॉर अस, इट इज नथिंग बट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स। ठीक है, टेंजेंट प्लेन्स हुआ तो ऐसे कई सारे टेंजेंट प्लेन्स हो सकते हैं, तो वी कैन हैव 3 टेंजेंट प्लेन्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 प्लेन्स इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, तो उसका जो लोकस आता है वी कॉल इट डायरेक्टर स्फीयर, वो एक स्फीयर आता है, विल सी कैसे आता है। ठीक है, पोलर प्लेन्स में
पुराना वाला याद करो, line intersecting, line drawn from A which is intersecting the given surface at point P and Q, then polar plane is the locus of point R such that AR is harmonic mean of AP and AQ. तो वो सेम फंडा इसमें भी है, जिस एल्गो से, जिस मेथड से हमने वहाँ पे डिराइव किया था पोलर प्लेन, सेम मेथड से इसमें आएगा. We know from our period discussion कि equation of polar plane was the equation of tangent plane assuming कि that point is lying on that surface. Same logic यहाँ पे भी आएगा. ये फोर्थ टॉपिक क्या होगा, locus of chord of given midpoint. ठीक है, इसको भी हम लोग करेंगे. इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि you are given a point. ठीक है, from this point given midpoint, हाँ, locus of chords with given midpoint. ठीक है, so you can draw many chords from this point, but कौन सी chord? Can this chord be included in the locus? या रुक जाओ, अभी ये अच्छे से नहीं हुआ. Let's say this is your surface and this is some point. तो हमने we have collected those chords whose midpoint is this point. ठीक है, and the surface formed by these many chords is the required locus. ठीक है, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है T इक्वल टू S1. अभी घबराना नहीं, अभी बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ डिफरेंट टॉपिक्स का. ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब क्या है, लोकस ऑफ कॉर्ड्स विद गिवन मिड पॉइंट. यू विल गिवन सम पॉइंट, फिर बोला जाएगा कि ऐसी सारी कॉर्ड्स का लोकस निकालो हुज मिड पॉइंट इज दिस पॉइंट. ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है T इक्वल टू S1. विल प्रूव इट. नॉर्मल्स क्या होता है, जैसे कि वी ड्रॉ सम टेंजेंट प्लेन. तो इस लेट्स से वी हैव ड्रॉन अ टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट. तो नॉर्मल ये होगा, और इसी की बेस पे थोड़ी 3-4 कॉन्सेप्ट है वो. ठीक है, ये भी थोड़ा सा थ्योरी इजी है, बट एप्लीकेशन पार्ट में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है. लास्ट पार्ट होता है डायमेट्रल प्लेन. डायमेट्रल प्लेन क्या होता है कि यू कीप ऑन ड्राइंग सम पैरेलल टेंजेंट्स, सॉरी कॉर्ड्स. ठीक है, पैरेलल टेंजेंट बोले तो यू विल बी गिवन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपको कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है, एंड अल्टीमेटली यू विल जॉइन ऑल द मिड पॉइंट्स, द लोकस ऑफ दिस मिड पॉइंट, दीज मिड पॉइंट्स. ठीक है, हर एक कॉर्ड्स का. तो वो होता है, उसको बोलते हैं भी डायमेट्रल प्लेन. ठीक है, तो कोनिकोइड में इतने टॉपिक हैं. हाँ, लेकिन कुछ डरने की बात है इसमें? कुछ नहीं बात है. हाँ, कोनिकोइड में इतने टॉपिक है. बस एक ही बार हम लोग पढ़ेंगे, सब जनरल है. हाँ, यस. मैंने एक्चुअली जो बुक में पूरा फैला हुआ रहता है उसको बस समराइज कर दिया कि व्हाट आर द वेरियस टॉपिक्स वी स्टडी इन कोनिकोइड, और सबका बेसिक डेफिनेशन दे दिया है ये है क्या. लोकस होगा एक ही तो आएगा, मतलब अब वो डिपेंड करेगा कि एलिमेंट वेरी करते जाओ तो डिफरेंट आएंगे. वो तो बस एक ही एलिमेंट के लिए एक आएगा. ठीक है, चलो वो डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक अभी तक सबको क्लियर है कि व्हाट वी विल बी डूइंग फॉर नेक्स्ट 2 days. ठीक है, रोहित, चेतन, किसी को घबराने की कोई बात नहीं है. हाँ हाँ, बोलो बोलो, वो आस्किंग. मुझसे हम लोग पढ़ेंगे डायमेट्रल प्लेन, बट डेफिनेशन ये होती है, इट इज अ लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, गिवन पैरेलल कॉर्ड्स. तो गिवन क्या हो गया, डायरेक्शन, राइट, एलिमेंट इज गिवन. ठीक है, अब उस डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए यू विल ड्रॉ वेरियस कॉर्ड्स. इन सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स मिला के जो सरफेस बनाएंगे
दैट इज कॉल्ड डायमीट्रल प्लेन। ठीक है, क्या? बाद में पढ़ेंगे ना। हाँ, बाद में पढ़ेंगे। हाँ। हम्म। अब इसमें तुम एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर में हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। अभी तो स्टार्टिंग वहां से किए थे कि जनरल वो सब क्या थे, लेकिन अब वो टॉपिक नहीं पढ़े थे वहां पे, तो नहीं पढ़े थे, बुक में नहीं था। जबरदस्ती क्यों लाना डायमीट्रल प्लेन स्फीयर? जब नहीं है तो नहीं है, खुश रहो। मैं बता रहा हूँ ना, पीएचडी नहीं करना है जबरदस्ती, कंफ्यूजन ही बढ़ाएगा। और वो 23-24 पे अटेम्प्ट वाले हैं। जो टॉपिक है किताब में वही डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं खुद भी नहीं ज़्यादा सोचता हूँ। ठीक है, बस थ्योरी को समझने के लिए, जो वट एवर थ्योरी इज गिवन इन बुक, उसको समझने के लिए इतना भी ट्रिक लगा सको, इमेजिनेशन कर सको, दैट इज गुड। बट डोंट गो बियॉन्ड, अपना पढ़ने का स्कोप मत बढ़ाओ। ठीक है, कीप सोर्स लिमिटेड, कीप बुक्स लिमिटेड, और उसी को घोटो। हाँ, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। First we'll find cot, that is condition of tangency, and you guys are expert in this. Okay, what is the equation? Ax square plus by square plus c square equal to 1, right? And we are taking plane, let's say अपना जो plane है that is lx plus my plus nz equal to p. We have to find out the condition such that this plane is tangent to this surface. क्या मेथड था अपना? Let's say at some point alpha, beta, gamma, what will be equation of tangent plane? A alpha x, b beta y plus c gamma z equal to 1. ठीक है, first condition. Because we are finding the equation of tangent at this point, so we will also have one more condition. क्या होगी वो? कि this point lies on the equation. So a alpha square, b beta square, c gamma square equal to 1. This is our second equation. Now what we claim? We claim that this plane is same as, I mean these two planes are same. ये तो हमें निकाला, कंपेयर करेंगे। कैसे करते हैं कंपेयर? L by A alpha equal to m by b beta equal to n by c gamma equal to p by 1. यही तो होगा ना? अच्छा, now tell me how will you find the condition of tangency? How will you find out the condition of tangency? Yes, yes. What are our variables? Alpha, beta, gamma. So we need to eliminate them. यहाँ से we will get alpha equal to L upon AP. We got alpha equal to L upon AP, beta equal to M upon BP, and gamma equal to N upon CP, right? Now we know that alpha, beta, gamma also lies on the curve. ठीक है, तो use this equation to eliminate alpha, beta,
गामा। क्या आएगा? एल स्क्वायर बाई ए, लिख देता हूँ पूरा, ए टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, from this equation we can easily write p square equal to l square by a plus m square by b plus n square by c। बताओ, इजी था गाइस? एनी डाउट? सिंपल था, स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, ऐसे ही करते आ रहे हैं अब तक। ठीक है, इसको याद कर लो, इस कंडीशन को याद कर लो। अच्छा, इफ तो इफ यू आर आस्क्ड टू राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट प्लेन, तुम लोग कैसे लिखोगे? मतलब कि इफ यू आर आस्क्ड, यहाँ पे P हुआ करता था, ठीक है, एंड इन प्लेस ऑफ P वी विल राइट, ठीक है, एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर बाई सी। ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू कोनिकॉइड। अच्छा, नेवर फॉरगेट कि इन दिस केस what was the equation of conoid? It was ax square plus by square plus cz square equal to 1। ठीक है, ये मत भूलना। हाँ, 1 वाला भी है, और कई बार तुमको नीचे घुमा देंगे कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर देंगे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर देंगे, जैसे छोटे मोटे खेल खेलते हैं। ठीक है, तो बी वेयर ऑफ दोज गेम्स। ठीक है, तो ऐसे ही यू कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर पूछे तो। ठीक है, वो अल्फा बीटा गामा निकाले थे, वो दोज वर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, तो ये पॉजिटिव ही लेके चलो, इन जनरल ना मॉड पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, प्लस माइनस मत लिखा करो, लिख देते हैं हम लोग वेरी लूजली, बट अगर तुम लोग डोमेन देखोगे तो मॉडलेस हमेशा पॉजिटिव, मतलब स्क्वायर रूट का जो वो आएगा पॉजिटिव ही लेते हैं। सही क्वेश्चन पूछा कि 1 पॉइंट है तो 2 पॉइंट हो कैसे हो सकते हैं। n के लिए जो एलिमेंट है उसके पैरेलल 2 टेंजेंट पॉसिबल है ना, तो प्लस माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब माइनस भी साइन इफ सम पॉइंट इज गिवन, हां तो पेंट तो होगी ना इसमें तो। फिर तो डिसाइड हाँ, वही। ठीक है, और कभी भी हो वैसे रूट हमेशा पॉजिटिव ही लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, हम लोग लिख देते हैं इंडियन ऑथर लोग वैसे इन जनरल, बट कभी भी लिखे तो स्क्वायर रूट लेके वैसा पॉजिटिव लिखता है। हाँ, एक ही सही पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, ये अपने आप में 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर।
तो यू शुड नो द डेफिनेशन, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स टू द कोनिकोइड। डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि दे विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ कोनिकोइड कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेक्टर स्फीयर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर। डेफिनेशन क्या थी? इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स। ठीक है, तो टेंजेंट प्लेन कहाँ से हो गया वो? x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल टू, नाउ वी आर राइटिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स। ठीक है, तो L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, L1 स्क्वायर बाई a प्लस M1 स्क्वायर बाई b प्लस N1 स्क्वायर बाई c। ठीक है, कोई डाउट? यही तो इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ एनी जनरल टेंजेंट प्लेन फॉर द कोनिकॉइड एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपना हो गया पहला। सेकंड विल बी सम L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल टू सेम थिंग L2 स्क्वायर बाई a प्लस M2 स्क्वायर बाई b प्लस N2 स्क्वायर बाई c, राइट। थर्ड प्लेन L3x प्लस M3y प्लस N3z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L3 स्क्वायर बाई a प्लस M3 स्क्वायर बाई b प्लस N3 स्क्वायर बाई c, राइट। अब बताओ इसमें what additional info we have? We have कि L1, M1, N1, L2, M2, N2 and L3, M3, N3 ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। ठीक है, अच्छा बताओ, these were the variables, राइट, इनको हमें गायब करना है, राइट, तभी तो लोकस निकल पाएगा। अच्छा, किसका लोकस? एक्स वाई जेड, ये तीन प्लेन्स हैं, इनके जो द पॉइंट एक्स वाई जेड विच इज सेटिस्फाइंग ऑल थ्री इक्वेशंस, वही तो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री प्लेन्स। ठीक है, तो इफ समहाउ बाय यूजिंग दीज थ्री इक्वेशंस वी कैन एलिमिनेट L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3, we can find out the locus of point of intersection, right? अब बताओ, बहुत ही ज्यादा नेचुरल है कि व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? स्क्वायर एंड ऐड। बहुत सुंदर गौरव, गौरव बचाओ लड़का है। L1x प्लस, ठीक है, अब तुम लोग इसको ऐड करोगे, दिमाग पहले बैठा लो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया होगा, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस सिमिलरली Z स्क्वायर आया होगा तो N स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर, राइट।
फिर 2xy आया होगा, L1 m1 प्लस L2 m2 प्लस L3 m3। सिमेट्री से 2yz भी आया होगा, mn m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3, फिर प्लस 2zx भी आया होगा, n1 l1 प्लस n2 l2 प्लस n3 l3। तो आई थिंक डन हो गया। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 बाई ए L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर प्लस 1 बाई बी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर एंड 1 बाई सी ब्रैकेट में n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। राइट, नाउ यूज द प्रॉपर्टी लैग्रांज आइडेंटिटी वाली जो थी कि these three lines are mutually perpendicular, so this will be 1। ठीक है, ये 1, ये 1, ये 1 एंड ये 0, ये 0, ये 0। ठीक है, ये 1 1 1। तो what will be our final equation? It will be x square plus y square plus z square equal to 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। This, and kindly notice that this is the equation of a sphere whose radius is square root of 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। Because it's a sphere, that's why the locus is called dialector sphere। छोटा सा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आता है। विजुअलाइज करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और तो मुश्किल है सच बताऊं तो। बस ऐसे ही देख सकते हो कि दो प्लेन्स थे, तो दीज टू प्लेन्स विल फॉर्म अ लाइन, फिर देयर विल बी सम अनदर टेंजेंट प्लेन, तो वो उस लाइन को कट करेगा, तो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली वन पॉइंट। नाउ दिस पॉइंट विल स्टार्ट मूविंग, तो कुछ इस तरह के स्फीयर बनेगा। बट ऐसे अदरवाइज विजुअलाइज करना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, हाँ कर लो, लेकिन फिर मूव कराओ उसको। स्फीयर है अल्टीमेटली, जब तुम्हें पता, अभी तुम्हें बताता नहीं मैं कि इट्स नॉट स्फीयर, तो तुम नहीं करा पाते उसको। ठीक है, अब उतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि हाँ वो 3 परपेंडिकुलर है, बट इट विल बी स्फीयर, ये तो मैं जस्ट विजुलाइज करके तो नहीं बता सकता ना। लेकिन भाई ये कि एक्सप्लॉइट द सिमेट्री क्वेश्चन में ये सब करके तो थोड़ा सा आसान था डिराइव करना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस ये था, तभी तो वो दे आस्क इट फॉर ओनली फॉर 10 मार्क्स है। हाँ, तो 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं। अब आ जाओ वापस से पोलर प्लेन्स पे। देयर इज नथिंग न्यू, जो भी पहले पढ़ा था वही है। थ्योरी देखो और बस रीड करो। ठीक है, देयर इज अ पॉइंट ए, a line is being drawn that is intersecting the surface at P and Q, and what will be polar plane? Locus of a point R such that AR is harmonic mean of AP and AQ। वही स्टैंडर्ड है जो पहले डिराइव किया था, एकदम वैसे ही है। और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है, फाइंड द इक्वेशन जो आएगी पोलर प्लेन की, just assume कि point A is on the surface and find the equation of tangent plane and you are done। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, खेल पुराना जैसा ही है पूरा।
उसमें जैसे हमने कॉन्जुगेट पॉइंट्स पढ़े थे, if 2 points P and Q are such that polar plane of P is passing through Q and polar plane of Q is passing through P, then these 2 points P and Q are conjugate points. ठीक है, और इसी चीज को तुम एक्सटेंड कर दो तो वही प्लेन है, तो फिर पोलर लाइंस वाला भी कॉन्सेप्ट बताया था, इस पे क्वेश्चन भी किया है हमने एक, सेम डिट्टो वही थ्योरी है, कुछ भी नहीं है नया। अगर कुछ भी नया नहीं है तो डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ द लाइन with respect to this or this. ट्राई करो एक क्वेश्चन को। हाँ, फंडा वही है, जस्ट टेक अ जनरल पॉइंट। क्वेश्चन इज शो दैट द इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ द लाइन, फॉरगेट कि इट्स कोनोकॉइड, ठीक है, डजंट मैटर, थ्योरी वही है, डोंट थिंक इट्स वी आर स्टडीइंग सम डिफरेंट थ्योरी। तो अपने पास सरफेस जो है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, एंड वी हैव अ लाइन x minus 1 by y equal to y minus 2 by 3 equal to z minus 3 by 4. What we do? We take a general point. हो जाएगा 1 plus 2r, 2 plus 3r, 3 plus 4r. Find the equation of polar plane. X times of 1 plus 2r minus 2 times of 2y, 2 plus 3r plus 3z, 3 plus 4r equal to 4, ठीक है, कलेक्ट टर्म्स x minus 4y plus 9z minus 4 plus r 2x minus 6y प्लस कितना आया ये 12z इक्वल टू 0, ठीक है। तो polar plane of any general point on this line is also passing through line of intersection of these two planes, right? That is x minus 4y plus 9z equal to 4 and x minus 3y plus 6z equal to 0. अच्छा, बट इसमें उन्होंने इक्वेशन ऑफ लाइन भी दी है ना, सिमेट्री में, सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है, कर लेंगे, चले आएंगे। क्लियर तो हुआ ना फंडा? देखो, वी हैव टेकन अ जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है, as usual, so we need a point to find the polar plane, so because it was a line, so we have taken a general point. Now with respect to this general point we have found the equation of polar plane, ठीक है। तो वो प्लेन का इक्वेशन आया, पोलर प्लेन का, ये which is of the form
P1 plus lambda P2 equal to 0, राइट? जो हमारा पोलर प्लेन आया है दैट इज ऑफ द फॉर्म दिस. So from here what can we write? We can write कि जो भी ये polar plane है it's passing through line of intersection of these two plane, right or wrong? कितनी बार हम लोग किया ऐसे है ना? तो बस वही हम लोग लाइन लिख दिए, ठीक है? उसी को बोलते हैं ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन. जब लाइन होता है तो लाइन ऐसे निकल के आता है, ठीक है? ठीक है, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक? अगला टॉपिक इज वेरी इजी. क्या है? लोकस ऑफ कॉर्ड्स विथ गिवन मिड पॉइंट्स. लोकस ऑफ कॉर्ड्स with given midpoint. ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से दिस इज आवर सरफेस में कोनिकोइड, ठीक है? इट गिव्स यू सम पॉइंट. बोला है ना कि गिवन मिड पॉइंट. लेट्स से दिस पॉइंट इज द गिवन पॉइंट इज अल्फा बीटा गामा. You draw some chord, any chord, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि दिस पॉइंट विल रिमेन इट्स मिड पॉइंट. ये कोई chord 1 हो गई, सच दैट दिस इज इट्स मिड पॉइंट. अच्छा, यू ड्रॉ एन अनदर पॉइंट, बट व्हाट इज द कंडीशन? ये दूसरी chord का भी मिड पॉइंट्स क्या होना चाहिए? This point only. So thus you will try to draw many chords and the surface thus formed will be the locus of these chords. समझ में आया ना कैसे बन रहा है लोकस? तुम्हें एक पॉइंट दे दिया गया है. Now you will start drawing chords, but you have to take only those chords whose midpoint was that point only. और ये सारी कॉर्ड्स मिलके जो सरफेस बनाएंगी दैट इज आवर रिक्वायर्ड लोकस. ठीक है, अब देखना हाउ टू फाइंड. वी राइट जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड. इट कैन बी x माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू y माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू z माइनस गामा बाई एन. हाँ 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 गौरव बता. गौरव आवाज आ रही है? तो तुम लोग खुद से भी निकाल सकते हो आराम से. व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? यू विल टेक अ जनरल पॉइंट अल्फा प्लस एल आर कॉमा बीटा प्लस एम आर कॉमा गामा प्लस एन आर, राइट? हाँ हाँ जनरल थ्योरी इतना ही है कि
पहली बात तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोकस है क्या, मतलब कैसे वी आर फॉर्मिंग अ सम सरफेस, वी आर गेटिंग सम सरफेस। तो उसका फंडा क्या है कि यू आर गिवन सम पॉइंट, सम रैंडम पॉइंट इन दिस सरफेस, ठीक है, एंड दैट इज अ गिवन पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। यू ड्रॉ सम कॉर्ड, बट व्हाट इज द कंडीशन कि दैट कॉर्ड should have midpoint this point only. तो एक chord मिल गई. Similarly, you will draw some another chord, but again the same condition. If that chord should also have the given point as its midpoints. तो इस तरह से करते करते you will try to draw infinite chords. और फिर वो सारी chords मिलके जो surface बनाएंगी वही अपना required locus होगा. ठीक है. अब now we are trying to find out that surface कि वो है कैसा, है क्या वो चीज. ठीक है, तो उसके लिए we have written the equation of some general chord या line बोले, chord नहीं है, line, ठीक है, which is passing through that given point, right, and इसमें variable क्या होंगे, you can clearly see is element, ठीक है, क्योंकि ये देखो, हाँ, ठीक है. तो now अपना नेक्स्ट जॉब क्या है कि दिस टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द सरफेस. ठीक है, सो पुट दिस जनरल पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ कोनोकॉइड. तो इट विल बी a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस एल आर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ बीटा प्लस एम आर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c टाइम्स ऑफ गामा प्लस एन आर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1. Clearly you are getting a quadratic in R. कलेक्ट करना स्टार्ट करो. आर स्क्वायर ए एल स्क्वायर है ना, बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर आर टाइम्स ऑफ 2al 2bm प्लस 2cn. नहीं वो AL अल्फा ए अल्फा एल तीनों आएंगे ना, अल्फा बीटा गामा, राइट. अब कांस्टेंट टर्म्स ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ वी नो दैट कि दिस अल्फा बीटा गामा वाज द मिड पॉइंट. सो एक रूट अगर R1 है और दूसरा रूट दिस विल बी R2, और बिकॉज इट वाज द मिड पॉइंट तो R1 प्लस R2 विल बी 0. ठीक है. तो सम ऑफ रूट्स नहीं आ रहा क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई. R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ क्या था, माइनस बी टाइम्स ऑफ ए 2 अल्फा ए एल प्लस 2 बीटा बी एम प्लस 2 अल्फा गामा एंड यही तो आ जाएगा सीधे 0, है ना. तो ये 2 भी गया. दिस इज द कंडीशन. सी भी भूल गए क्या, हाँ, अल्फा गामा सी एन अल्फा ए एल अल्फा 3 यहाँ पे अल्फा, यहाँ नहीं, अल्फा नहीं आएगा ना, ठीक है, गामा सी एन. ठीक है.
तो अब दिस इज द फाइनल कंडीशन। अब इक्वेशन क्या थी जिसका लोकस निकालना था? We were supposed to find the locus of this chord ना, ठीक है, इसी का तो लोकस चाहिए था। एंड व्हाट वर द वेरिएबल्स? L, M, N। तो what will be the next step? Replace L by x minus alpha, M by y minus beta, and N by z minus gamma, right? तो ये अल्फा a x minus alpha प्लस बीटा b y minus beta प्लस गामा c z minus गामा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई? a अल्फा x प्लस b बीटा y प्लस c गामा z इक्वल टू क्या है ये? हाँ, a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर, बस इतना ही तो है। सही है। और कंपेयर कर लो इसको, t इक्वल टू s1 ही आया है, वो 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये प्रूफ के क्वेश्चन ही है अपने आप में, अब वो बस बुक्स में लिखा रहता है तो डिस्कस कर रहे हैं। अगर नहीं भी देता t इक्वल टू s1 तो भी इट वाज इजी टू फाइंड आउट। हैं? कर दोगे ना? ऑफ कोर्स कर दोगे, बिल्कुल एकदम। हाँ, आ सकता है। अच्छा, नहीं, हाँ, नहीं, ये इसका तो मीनिंग ये होता है कि जस्ट एज्यूम कि दैट पॉइंट इज ऑन सरफेस और लिख दो उसकी इक्वेशन, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि इट्स दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन दैट सरफेस, ठीक है। एस इसमें खाली एस एस का मतलब इतना ही है कि एस इक्वल टू वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर -1, दैट्स इट, ठीक है। तो S1 मतलब कि सीधे पॉइंट रख देना है आपको अल्फा बीटा का, बस, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो सरफेस पे लाई करता है। जनरल है ना, देखो ना, जनरल दिखाया हुआ है, मैंने सरफेस पे सुना इसको रखा हुआ है। सरफेस पे रख देंगे तो 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे R1 R2? ठीक है, एकदम मक्खन की तरह हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं? एक मिनट रुको, मुझे असाइनमेंट, नहीं असाइनमेंट तो अभी नहीं है। रुको देखता हूँ मैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन निकाल देना, मार्क्स पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। एक क्वेश्चन है, वो अभी शायद इसमें है नहीं, असाइनमेंट्स में आएगा, तो उससे इस वाले कॉन्सेप्ट को मतलब घुमा के पूछता है। अब तुम लोग सोच पा रहे हो कि नहीं मुझे बताना। जो भी ये सरफेस बन रहा है, ठीक है, उस सरफेस का टी क्या बोलेंगे, मतलब दिस व्हाट विल बी दिस पॉइंट, कैन वी से कि वो एकदम सेंटर है उस सरफेस का, उस सेक्शन का?
इनका हाँ, प्लेन और जो जो भी हाँ, मतलब प्लेन बन रहा है और जो कट कर रहा है इफेक्टिवली इस सरफेस को, तो वो पॉइंट ये जो अल्फा बीटा गामा उसका सेंटर होगा, राइट? तो कई बार वो डायरेक्टली दिस वो वाली लैंग्वेज यूज ना करके, अरे कहाँ गया, अरे मतलब मिटा दिया मैंने, लोकस ऑफ मिड पॉइंट वो ना बोल करके वो ये बताएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सच कोनिक की वो दैट पॉइंट इज मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट, ठीक है? तो वहां से वो समझ जाओ कि दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द लोकस ऑफ बेस ऑफ फंडा। ये वो क्वेश्चन आएगा, मिलेगा पक्के से, उससे आपको तुरंत क्लियर होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है? तो अभी क्या 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 चीज, हाँ दिया है ना, वही क्वेश्चन है, देखो देखो नोट्स में आगे पढ़ो अगले पढ़ने पे, देखो पढ़ो, तुम लोग इसको डिकोड कर पा रहे हो कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू S1? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चमक गया, हाँ गुड, हाँ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वापस से इमेजिन करो वो चीज़। बस ये अल्फा बीटा गामा की जगह 2 1 3 है और वो आपकी सरफेस है, खत्म। मतलब समझा नहीं, कहाँ पे तुम्हें दिक्कत आती? कुछ भी होने तो क्या फर्क पड़ता है, सारे कॉन्सेप्ट तुमको पता है, टेंजेंट पूछेगा तो निकाल लोगे, पोलर प्लेन निकला तो पता लोगे, कहाँ फंस सकते हो? काउंटर क्वेश्चन लाना कि व्हेन यू आर स्टक कि सर इसमें क्या होगा, ये यू नो एवरी डेफिनेशन, यू नो एवरी सिंगल टर्म, कुछ भी देने दो क्वेश्चन वाले को, क्या मतलब, ठीक है? So I think with this we conclude for the day. हाँ हाँ, सेक्शन को चले उसका क्या बनेगा ना, प्लेन और उसका कुछ भी हो सकता है, मतलब एलिप्स डिपेंड का करेगा डायरेक्ट उस टेबल पे, बनेगा हाँ वो डिपेंड करता है और उस पे, उसका सेंटर बोलना है हाँ पॉइंट, बस, क्योंकि हर कॉर्ड वहीं से हाँ बाइसेक्ट उसकी बाउंड्री हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, हाँ बस, हाँ। तो गाइस असाइनमेंट्स करते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, एक रिवाइज कर लिया करो जो भी क्लास में कर रहे हैं, पुराने याद नहीं रहेगा तो आगे थ्योरी बिल्ड करने में दिक्कत होगी, तुम देख रहे हो ना सारे रिपीट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं अब, हाँ हाँ ठीक है, t इक्वल टू S1 लगाओ, t का मतलब assume that point is on the surface, तो 2x माइनस, हाँ टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ही निकालनी है तुमको, t इक्वल टू S1 निकालना है, तो वही तो मैंने बताया कि जो मैंने अभी थ्योरी बताई है पूरी कि हाँ, तो मैंने इसी तुमको बताया ना कि ये क्वेश्चन उसको थ्योरी को कैसे तुम लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हो, वरना पकड़ नहीं पाते लोग उसमें, ये डिफरेंशिएट करते घूमते हैं फिर, ठीक है? तो वो सब नहीं, मैं तुम लोग इसी तो हर चीज़ को फील कराने की ट्राई करता हूँ कि अब तुम लोग इसको जस्ट सोचो कि एक सरफेस बन रहा होगा बट ये पॉइंट फिर भी मिड पॉइंट रहा होगा, तो अगर तुम इस तरह से सोचोगे तब तुम डिकोड कर लेते कि इट्स नथिंग बट इक्वल टू S1, ठीक है? तो गाइस रिवाइज करते रहो, अगर दिमाग से जाएगा ये सब तो फिर स्ट्रगल करोगे, हाँ कल कौन का ट्राई करेंगे करने का, अभी तो चैप्टर चल रहा है, जब खत्म हो जाएगा फिर चलो देखते हैं, ठीक है? ज़्यादा है नहीं, खत्म कर देंगे कल, नहीं मतलब आगे वाला चैप्टर हो जाता है ना, तो ये सब फिर भूल जाता है। हाँ हाँ, तो यार इसीलिए बोलता हूँ कि भाई रिवाइज करते रहो, फिर तुम्हें लोगों को कहोगे कि समझ में नहीं कुछ आ रहा है, पुराना तुमको अगर DRs और TCs नहीं निकाल पाओगे लाइन देख के, तो फिर क्या करें हम,
तो खुद से ही सामने हमारे कुछ प्रॉब्लम पोलर प्लेन सबसे पहले वाले में पढ़ाए होंगे यार, जब स्फीयर से शुरू हो गई हुई कहानी है ना, स्फीयर वाले टॉपिक में देखना पोलर प्लेन वाला, ठीक है। नोट्स में देखना, नोट्स में होगा। पोलर में इतना समझने को नहीं है, वो बस उतना डायग्राम है, उससे ज़्यादा उसमें है नहीं अंदर डीप मीनिंग, ठीक है। चलो गाइस, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, जितना रिवाइज करोगे उतना ही दिमाग में टिकेगा, उतना ही फील आएगा। एक साथ करने की सोचोगे तो फिर नुकसान होगा, और क्वेश्चन करना ही है, आगे थ्योरी पढ़ने का फायदा नहीं है, एग्जाम में वो तुमसे क्वेश्चन ही करवाएगा। ठीक है, चलो फिर बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।